पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। वेलकम टू एसपी क्लासेस। आज हम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, दो ध्रुवीयता का अंत, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब इसमें देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है, ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अब देखिए सोवियत संघ का विघटन, एक ध्रुवीयता विश्व का आरंभ, मध्य एशियाई अफगानिस्तान संकट, खाड़ी युद्ध और लोकतांत्रिक राजनीति और 21वीं सदी या अरब स्प्रिंग कहा जाता है इसको। तो हमें इस चैप्टर में नए सिलेबस के हिसाब से ये सारे बिंदुओं पे चर्चा करनी है। अगर भविष्य में कुछ और भी परिवर्तन होते हैं तो उसका अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले सोवियत संघ का विघटन समझने से पहले हमें समझ लेना चाहिए कि भाई सोवियत संघ है क्या या सोवियत प्रणाली क्या है। तो देखिए सोवियत संघ के बारे में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं तो आपको सोवियत संघ का विघटन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए 1917 में बोल्शेविक क्रांति ने सोवियत संघ नामक एक नए साम्यवादी राज्य को जन्म दिया। ठीक है, तो 1917 में एक बोल्शेविक क्रांति होती है जिसको लेनिनवादी क्रांति या मार्क्सवादी क्रांति भी कहा जाता है। अब लेनिनवादी या मार्क्सवादी क्रांति क्या होती है, मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ कि यहाँ पर शोषक और शोषित के बीच में क्रांति होती है और साम्यवाद की स्थापना होती है, जो कि मार्क्स ने अपनी सिद्धांत में बता रखा है। तो इसको लेनिनवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लेनिन वहाँ के एक कह सकते हो नेता थे, उनके द्वारा शुरू की गई थी और मार्क्स की थ्योरी थी ये, तो इसलिए इसको मार्क्सवादी कहा जाता है। मार्क्स की थ्योरी पे ये आधारित था। अब देखिए आगे क्या होता है। सोवियत संघ का निर्माण 1922 को माना जाता है। देखिए 1917 में क्रांति हुई, लेकिन इसके नियम कानून ये सारी चीज़ें बनते बनते 1922 तक हो चुका था। तो 1922 में ही हम सोवियत संघ के निर्माण को मानते हैं। उसके बाद देखिए सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे, जैसे रूस, जॉर्जिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, ऐसे 15 गणराज्य सोवियत संघ में जुड़े हुए थे। मतलब कि 15 जो गणराज्य हैं उससे मिलके सोवियत संघ बना हुआ था। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली बात क्या है कि भाई आरंभिक दौर में सोवियत संघ की स्थिति कैसे थी, मतलब कि शुरुआत में सोवियत संघ कैसे था। ठीक है, तभी आप शुरुआत में और बाद की स्थिति में डिफरेंस अंतर देख पाएंगे। तो देखिए सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में आया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होता है कि भाई जो सोवियत संघ है वो महाशक्ति के रूप में आता है और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी और अच्छी अर्थव्यवस्था थी। यहाँ की संचार प्रणाली वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ पर अच्छे ऊर्जा के संसाधन थे। ठीक है, जैसे खनिज तेल, लोहा, इस्पात, इन सब चीज़ों के संसाधन जो हैं काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद देखिए सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग काफ़ी उन्नत था। तो जो उनका घरेलू उद्योग था वो भी काफ़ी ज़्यादा उन्नत था और सरकार बुनियादी ज़रूरत की चीज़ जैसे स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, लोक कल्याण की चीज़ें, ये सारी रियायती दरों में मुहैया करवाती थी। अगर और बेरोज़गारी नहीं थी। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए तो शुरुआती दौर में सोवियत संघ की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। ये शुरुआती दौर में जब सोवियत संघ बना उसका द्वितीय विश्व युद्ध भी होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी सोवियत संघ की स्थिति काफ़ी ठीक होती है, परंतु उसके कुछ समय पश्चात लगभग 15 से 20 वर्ष बाद इसकी स्थिति में थोड़े से परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। अब देखिए वो परिवर्तन क्या है। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता गया। अब जो सोवियत प्रणाली था, जो सोवियत संघ था, उस पर सरकार अपनी कह सकते हो कि अपना शिकंजा कसने लग जाती है। एक तरह से जो वहाँ के प्रशासन व्यवस्था था वो अपनी मनमानी करने लग जाती है। ठीक है, जहाँ अच्छे कल्याण के सुविधाएं मौजूद थी वहाँ पर ये सारी चीज़ें कम होने लग जाती हैं। ये देखिए यह प्रणाली सत्तावादी होती जाती है। सत्तावादी मतलब यही कि सत्ता अपनी मनमानी करने लग जाती है और जो जनता है उसके बारे में जो है सत्ता नहीं सोचती है, ना ही जनता को किसी प्रकार की उसके जवाबदेह होता है। ठीक है, तो सत्ता जैसे कहती है उनको करना पड़ता है। उसके देखिए लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी समाप्त हो गई। अब लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की कोई आज़ादी नहीं होती है। जो वहाँ की जनता होती है, जो वहाँ के नागरिक होते हैं, वो अपनी अभिव्यक्ति जो है कार्टून्स वगैरह के या
कविताएं लिख के इनके द्वारा किया करते थे। वह क्या नाम है, जो सरकार थी उनसे किसी प्रकार से प्रश्न नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो आगे देखिए क्या होता है कि जो वहाँ एक ही दल था, कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी व्यवस्था थी वहाँ पर, हम आगे पहले ही पढ़ चुके हैं। तो साम्यवादी व्यवस्था में क्या करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी होती है, और जो साम्यवादी व्यवस्था होती है वो अपना गहरा अंकुश कर लेती है पूरे व्यवस्था पे। जो है साम्यवादी व्यवस्था की क्या है, एक तरह से अंकुश होता है, मतलब अपने अपने हिसाब से वो पूरे देश को चलाती है, अपनी मनमानी करती है। उसके बाद हम इससे पहले ही बात कर चुके हैं कि भाई जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी सरकार। जनता अपनी जो है अभिव्यक्ति कैसे करती थी, भाई कार्टून्स वगैरह के माध्यम से, या कविताएं पोयम वगैरह लिख ली, तो इसके द्वारा वो जो बात कहना चाहती थी वो कहती थी। उसका देखो रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। अब जैसे कि हम इससे पहले ही सोवियत संघ के प्रणाली में हम ने देखा कि भाई 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था, परंतु रूस जो है उसका हर मामले में प्रभुत्व था। मतलब कि प्रशासनिक व्यवस्था में जो है रूसी भाषा रखी गई थी, जो कि और गणराज्यों को मंजूर नहीं थी, लेकिन फिर भी जबरदस्ती थी। अगर वहाँ पर जनता किसी भी प्रकार से अपनी क्या नाम है आवाज़ उठाती थी, तो जो सैनिक होते थे उनकी कार्रवाई से उनकी आवाज़ को दबाव दिया जाता था। फिर देखो हथियारों के होड़ ने सोवियत संघ की प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में काफ़ी पीछे कर दिया। तो क्या हुआ कि भी जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब सोवियत संघ महाशक्ति बन के आया, तो उसने जो अपने जितने भी अपने ऊर्जा वगैरह जो सारी चीज़ें थी, जो हम पहले पढ़ चुके, खनिज तेल वगैरह ये सारी चीज़ें, मतलब संसाधन है, उसने हथियारों में ही लगाने शुरू कर दिए। ठीक है, देश के विकास की तरफ उसका ध्यान नहीं था, तो अपने ज़्यादातर जो है हथियारों में ही सारे संसाधनों को लगाने के चक्कर में इसका जो शुरू में बुनियादी ढांचा था, जो बहुत अच्छा था कि आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी थी, इनके संचार प्रणाली और ऊर्जा ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, वो धीरे धीरे बिगड़ने लगी। तो हथियारों को ने भी इसको एक कह सकते हो कि इसकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसका देखिए 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। अब जो सोवियत संघ है उसने 1979 में अफगानिस्तान में डायरेक्ट हस्तक्षेप किया। अब क्या होगा कि पहले से इनकी स्थिति बिगड़ी हुई है, अब वहाँ पर जाकर हस्तक्षेप करते हैं, अपने सैनिक भेजेंगे तो इनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ेगी, क्योंकि खर्चा और होगा। और ये 1979 में अफगानिस्तान हस्तक्षेप तो आप आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी तो इतना समझ लिया कि 1979 में ये डायरेक्ट जो है अफगानिस्तान में इसने हस्तक्षेप किया, जहाँ इसने अपनी सेना वगैरह भेजी, तो आर्थिक स्थिति पहले ही खराब थी और ख़राब होने लगी। उसका देखिए पश्चिमी देशों की तुलना में काफ़ी पीछे रह गया। तो ये अब पश्चिमी देश मतलब कि जो नाटो बना हुआ था उससे काफ़ी ज़्यादा ये पीछे रह गया था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गया था। उसके आगे देखिए अब क्या है, सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया। अब सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया क्या रही, तो सबसे पहले जो है 1990 में, ठीक है, लिथुआनिया स्वतंत्र की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना। तो भाई 1990 में जो लिथुआनिया गणराज्य था उसने क्या करा कि सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि अब मैं सोवियत संघ में नहीं रहना चाहता हूं। उसका देखिए 1990 में ही क्या हुआ, रूस की संसद ने भी सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी कि भाई रसिया भी धीरे धीरे अलग हो रहा है। फिर वहाँ एक नेता है जिनके अगुवाई में एक कह सकते हो कि प्रोटेस्ट चल रहा था, ठीक है, उन्होंने क्या करा कि भाई उस प्रोटेस्ट के माध्यम, क्योंकि सोवियत संघ में इससे पहले किसी की आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं हुई, तो ये जो यत्सलीन है, तो इन्होंने क्या करा कि भाई जनता के साथ आवाज़ उठाई, जैसे हमारे देश में गांधी जी थे, ठीक है, तो वैसे इन्होंने वहाँ पर भी आवाज़ उठाई, स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई, ठीक है, और बाद में यही जाकर वहाँ के राष्ट्रपति बने। तो यत्सलीन वहाँ के नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए, मतलब कि सोवियत संघ के से अलग होने के लिए आवाज़ उठाई थी, और अपनी जो सरकार है उससे स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई थी, और बाद में जाकर यही जो हैं बाद में जाकर वहाँ के राष्ट्रपति बने 1991 में। और दिसंबर में क्या होता है कि भाई 1991 दिसंबर में यत्सलीन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े राज्य रूस, बेलारूस, यूक्रेन ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। तो दिसंबर 1991 में सोवियत संघ जो है
टूट जाता है, बिखर जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर अलग अलग देश हो जाते हैं। अब देखिए सोवियत संघ के विघटन का कारण क्या था। तो देखिए अगर कारण की बात करें तो मैं वैसे पहले ही बता चुका हूं कि देखिए शुरुआती दौर बहुत अच्छा था, बाद में सारी चीज़ें बिगड़ने लगी थी, तो कारण वही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, लेकिन अब पॉइंट के बिंदु के हिसाब से बात कर लेते हैं कि भाई सोवियत संघ का आर्थिक रूप से कमज़ोर होना, सोवियत संघ आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहा था। ठीक है, जनता का सरकार के ऊपर से विश्वास बिल्कुल हटता जा रहा था। उसका देखिए सोवियत संघ का राजनीतिक रूप से कमजोर होना। अब देखिए सरकार के ऊपर से बिल्कुल विश्वास हट चुका था जनता, जहां पर सरकार शुरुआती दौर में कल्याण के काम कर रही थी, वहीं पर सरकार जो है जनता की आवाज़ दबा रही थी, नागरिकों की आवाज़ दबा रही थी, नागरिकों की कोई सुनने वाला नहीं था। तो एक तरह से जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो बिल्कुल कमजोर हो गई थी। ठीक है, फिर देखिए हथियारों की ओर ने इनकी आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल खत्म से कर दी थी, आर्थिक स्थिति से ये बिल्कुल कमजोर होते गए। आगे देखिए क्या है कि जनता की इच्छाओं को सरकार पूरा ना कर सकी। जनता ने जो इच्छाएं रखी थी कि भाई हम अच्छे से क्या होंगे, विकसित होंगे, ठीक है, हमारे जैसे पश्चिमी देश विकसित हो रहे हैं वैसे हम भी विकसित होंगे, और जो सरकार होगी वो जनता के प्रति जवाबदेह होगी। तो ये सारी इच्छाएं थी जनता के मन में जो सरकार पूरा नहीं कर पाई थी। उसका सरकार का तानाशाह होने, जवाबदेही ना होना, सरकार जो है अपनी मनमानी कर रही थी, तानाशाह थी, जनता की नहीं सुनती थी। तो इस तरह से ये एक कारण ये भी बना। फिर देखिए गॉर्बेचोव की सुधार नीति। गॉर्बेचोव जो है 1985 में सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके सचिव बने। अब सचिव बनने के बाद इन्होंने जनता को विश्वास दिलवाया था कि मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक कर दूंगा और आधुनिकीकरण की तरफ हम बढ़ेंगे। परंतु राजनीति में क्या अंदरूनी दबाव के कारण वो ऐसा कर नहीं पाए। ठीक है, जनता का एक तरह से विश्वास और फिर टूट गया। और लेकिन गौरबच्चों ने थोड़ी जनता को आज़ादी दे दी थी कि भाई तुम क्या नाम है, जो भी समस्या है वो सरकार के सामने रख सकते हो। तो एक तरह से जनता को जो है वो क्या हुआ कि भाई आज़ादी का जो स्वाद था वो मिल चुका था। ठीक है, अच्छा लगने लगा था कि हम सरकार से भी अपनी चीज़ें पूछ सकते हैं। और बाद में क्या हुआ कि भाई गौरबच्चे उस चीज़ को सही से अप्लाई नहीं कर सके। तो ये भी एक कारण बने कि भाई जनता को उन्होंने ये सारी चीज़ें विश्वास तो दिलवाई, बाद में जनता का विश्वास टूट गया। उसका देखिए पश्चिमी देशों का विकास छिपा ना रहा। अब पश्चिमी देश जो अमेरिका से जुड़े हुए थे, नाटो वगैरह जो पूंजीवादी देश थे, वह सारे तो विकसित हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे, परंतु ये साम्यवादी देश जो सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए थे, ये अभी के वहीं थे। तो उनके जो वो विकसित हो रहे थे वो कहीं छुपा नहीं रहा था। ये सारी चीज़ें ये साम्यवादी देश देख रहे थे कि भाई वो तो विकसित हो रहे हैं, उन्हें तो वो हर प्रकार से अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, और हम अभी के वो अभी हैं। जबकि ये सारे गणराज्य जो हैं सोवियत संघ से इसलिए ही जुड़े थे कि भाई ये भी विकसित होंगे, साम्यवाद में रहते हुए विकसित हुए होंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो देखिए, लिथुआनिया, यूक्रेन जैसे देशों में संप्रभुत्व की भावना। हम इससे पहले ही मैं बता चुका हूँ कि भाई जो रूस है वो प्रशासनिक विभाग में हर चीज़ में अपने संप्रभुत्ता रखता था। ठीक है, अपनी ही सारी बातों को मनवाता था। लेकिन जो अन्य देश थे इस चीज़ को मानना नहीं चाहते तो इनके अंदर भी एक संप्रभुत्ता की भावना जागने लगी कि अगर हम अलग हो जाएंगे तो हमारे नियम कानून अलग होंगे, हम अपने हिसाब से चल सकेंगे। ठीक है, और हमारी खुद की स्वतंत्रता होगी। तो इनके अंदर एक संप्रभुत्ता की भावना जागने लगी कि भाई हम अलग होकर अपनी, जैसे प्रशासनिक विभाग में रूस ने क्या नाम है, रसिया भाषा को अप्लाई कर रखा था। तो यहाँ पर यह था कि भाई हम अपनी भाषा अप्लाई कर सकते हैं। तो संप्रभुत्ता की भावना का मतलब यहाँ पर यह है कि वह अपने नियम कानून अपने हिसाब से बना सकेंगे अगर वह सोवियत संघ से अलग हो जाएंगे, बाकी देश जो हैं अलग हो जाएंगे, उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बना जो है सोवियत संघ के विघटन का। अब देखिए कि सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या निकला। ठीक है, तो देखिए अमेरिका का वर्चस्व कायम होना। तो पता ही है कि भाई सोवियत संघ जो है वो टूट गया, तो अब एक ही महाशक्ति बची। कौन बची? अमेरिका बची। तो अमेरिका का वर्चस्व जो है कायम हो गया।
उसके बाद नए देशों का विश्व में मिलना। अब जो सोवियत संघ से जो देश अलग हो चुके थे वह नए नए देश जो हैं वो विश्व में आए। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे जो है लगभग 10-12 देश जो है विश्व में नए आए और विश्व में एक ध्रुवीयता का उदय। अब 2 ध्रुव थे, नाटो और वार्सा पैक्ट। उनमें से एक तो सोवियत संघ टूट ही गया, तो विश्व में एक ध्रुवीयता का उदय हुआ, मतलब एक ही ध्रुव बचा जो कि नाटो, जो अमेरिका था। फिर शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। ठीक है, शीत युद्ध वहीं से समाप्त हो जाता है और हथियारों की होड़ की भी समाप्ति हो गई। ये तो हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि भाई बहुत सारे संध्या किए गए थे हथियारों को ख़त्म करने के लिए, लेकिन जैसे ही सोवियत संघ टूटता है तो उसके बाद हथियारों की होड़ की समाप्ति और अधिक हो जाता है, मतलब कि हथियार जो है बनाने कम से कम कर दिए जाते हैं। उसके बाद आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों का महत्व बढ़ना, क्योंकि अब नए नए देश जो है विश्व में आए थे तो उनको विकसित भी होना था, उनके विकास के लिए ध्यान भी रखना था। और 1945 में जो है यूएनओ बन चुका था। ठीक है, तो भाई इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान थे इनका महत्व बढ़ चुका था, क्योंकि ये जो सारे देश थे अभी विकसित नहीं थे, तो इनके विकास वगैरह के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जितने थे, संगठन जो थे, उनका महत्व बढ़ चुका था। ठीक है, उनको ही ध्यान रखना था कि भाई आगे चल के इन सब का विकास कैसे होगा। उसका देखिए, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, तो मतलब सारी शक्तियां जो है सोवियत संघ की थी वह सारी चीज़ें रूस को मिली। उसका समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लगना। अब समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लग चुका था। विश्व में ये चीज़ें हो चुकी थी कि भाई जब सोवियत संघ इतना बड़ा देश है, वो समाजवादी विचारधारा को नहीं संभाल पाया, तो क्या समाजवादी विचारधारा ठीक है? क्या समाजवादी विचारधारा में देश विकसित हो सकता है? क्योंकि पूंजीवादी विचारधारा शुरू से विकसित हो रही थी, तो एक तरह से समाजवादी जो विचारधारा थी उस पर प्रश्न चिन्ह लग चुका था। अब देखिए, एक ध्रुवीय विश्व का आरंभ, ये आपका अगला पॉइंट है, एक ध्रुवीय विश्व का आरंभ। ठीक है, तो जरा इसको थोड़ा हम पहले पढ़ ही चुके हैं, बिल्कुल वही है और कुछ अलग नहीं है। तो देखिए, सन 1991 एक ध्रुवीय विश्व का आरंभ होता है, क्योंकि सोवियत संघ विघटित हो जाता है, टूट जाता है, तो एक ही ध्रुव बचता है, वो कौन? अमेरिका। ठीक है, तो एक ध्रुवीय विश्व का आरंभ हो जाता है और संपूर्ण विश्व में अमेरिका का वर्चस्व होना। तो एक ही ध्रुव बचा भाई, वो अमेरिका बचा, एक ही शक्तिशाली वो बचता है, तो संपूर्ण विश्व में उसी का वर्चस्व होता है। और पूंजीवादी व्यवस्था का महत्व बढ़ना, हमने इससे पहले ही पढ़ा है कि भाई समाजवादी व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह लग जाता है, तो पूंजीवादी व्यवस्था का क्या हो जाता है? महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि समाजवादी व्यवस्था जो है उस टाइम बहुत अच्छा नहीं कर सकी थी, जिस कारण वो टूट जाती है। तो एक तरह से जो सबसे बड़ा समाजवादी व्यवस्था का अगुवाई देश होता है वो सोवियत संघ था, जब वही टूट जाता है तो उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया। तो पूंजीवादी व्यवस्था जो है उसका महत्व बढ़ जाता है पूरे विश्व में, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था शुरू से ही विकास की तरफ अग्रसर हो रही थी। उसका देखिए, साम्यवादी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगना, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि भाई साम्यवादी व्यवस्था पे जो है एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि क्या ये व्यवस्था ठीक है या नहीं ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये जो चैप्टर है काफ़ी बड़ा है, तो इसमें 3-4 पार्ट बन सकते हैं, इसलिए आज के लिए बस इतना, अगले पार्ट में आगे देखेंगे। थैंक यू।